सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग एंड क्लास 7 का पार्ट बी जो है, जिसका आप लोगों को काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था। आप लोग काफ़ी डिमांड कर रहे थे। पार्ट ए के बाद पार्ट बी जो है वो आना चाहिए था, लेकिन हमने पार्ट बी की जगह फिर अमेंडमेंट जो है, जो पार्ट ए को लेकर अमेंडमेंट थी उसके ऊपर डिस्कशन की थी लास्ट वीडियो में। वो पार्ट ए एंड अमेंडमेंट रिलेटेड टू पार्ट ए जो है वो अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में। एंड पार्ट बी जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक जिसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो 8 चैप्टर जो है हमने डिस्कस कर लिए थे जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1989 के। आज हम 9 से लेके आगे जो 16 तक चैप्टर्स हैं उसके 20 सेक्शंस जो हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो पार्ट 8 चैप्टर जो हमने पढ़ दिए थे, चैप्टर 9 जो है वो करता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। यानी कोई भी अगर डिस्प्यूट अराइज हो जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में अंदर, मेंबर्स के अंदर हो या दो सोसाइटीज़ के बीच में हो या सोसाइटी या किसी क्रेडिटर वगैरह जिस मर्जी के बीच में हो, तो उस डिस्प्यूट को कौन जो है हैंडल करेगा, कौन जो है उसको सॉल्व करेगा एंड क्या क्या पेनल्टीज़ वगैरह रहने वाली हैं वो हम देखेंगे। पहला जो सेक्शन है, सेक्शन 70 जो डील करता है वो है कि डिस्प्यूट जो है किस तरह का डिस्प्यूट है और किसको रेफ़र किया जाएगा। तो सबसे पहले तो कहता है कि कोई भी डिस्प्यूट जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की कॉन्स्टिट्यूशन या मैनेजमेंट वगैरह को हर्ट कर रहा है, वो डिस्प्यूट जो है वो एक ऐसा डिस्प्यूट माना जाएगा जिसे कि आर्बिट्रेशन को रेफ़र किया जाएगा। आर्बिट्रेशन होता है कोई भी इंसान जो कि मध्यस्थता करता है, जो भी उसका सल्यूशन निकालता है, तो उसको जो है ये डिस्प्यूट जो है वो किया जाएगा रेफ़र, जो भी डिस्प्यूट कॉन्स्टिट्यूशन या मैनेजमेंट जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी की उसको हर्ट कर रहा होगा। ठीक है, वो डिस्प्यूट जो है वो मेंबर्स के बीच में भी हो सकता है या फिर एक मेंबर या दूसरी सोसाइटी के मेंबर के बीच में भी हो सकता है। तो डिस्प्यूट, कोई भी डिस्प्यूट मेंबर्स के बीच में भी हो सकता है, यानी पास्ट मेंबर हैं उनके बीच में हो सकता है, या फिर पास्ट मेंबर या जो प्रेजेंट मेंबर है उनके बीच में हो सकता है। इसके अलावा डिस्प्यूट जो है वो सोसाइटी और कमेटी के बीच में हो सकता है। तो किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो सकता है, सोसाइटी और एक सोसाइटी और दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बीच हो सकता है। उसके बाद दूसरा सवाल उठता है कि डिस्प्यूट हो किस चीज़ का सकता है। ये तो हमने देखा कि लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है। किस चीज़ का डिस्प्यूट हो सकता है? मान लीजिए कोई डेट, किसी को पैसा देना है, सोसाइटी को किसी का पैसा देना है, या किसी मेंबर को सोसाइटी का पैसा देना है, या एक सोसाइटी को दूसरी सोसाइटी का देना है और वो डेट में है, पैसा नहीं दे पा रही है, वो एक डिस्प्यूट है। या फिर मान लीजिए श्योरिटी अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेट। मान लीजिए किसी इंसान ने गारंटी ले रखी थी, किसी भी मेंबर की गारंटी ले रखी थी कि ये नहीं देगा तो मैं दे दूंगा, और आज वो नहीं दे पाया और वो गारंटर जो है वो भी देने से मना कर रहा है, तो वो जो है वो एक डिस्प्यूट है। या फिर मान लीजिए कोई इलेक्शन को लेकर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, इलेक्शन सही तरीके से नहीं हुआ, कोई क्लेम कर रहा है। या फिर दूसरा है कि क्वेश्चन है कि वेदर अ पर्सन इज़ अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर नॉट, और एक मेंबर के ऊपर भी डिस्प्यूट है कि ये मेंबर इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है या नहीं है, ये भी एक डिस्प्यूट है जिसको डिसाइड करना है। तो कोई भी डिस्प्यूट होगा, ऐसा कोई भी डिस्प्यूट होगा, ये डिस्प्यूट रेफ़र किसको किया जाएगा? ये रजिस्ट्रार को किया जाएगा, और रजिस्ट्रार का डिसीजन जो है वो फाइनल डिसीजन माना जाएगा। और रजिस्ट्रार के डिसीजन पर कोई कोर्ट जो है, यानी कोई जुडिशरी जो है, उसका कोई भी हक नहीं होगा कि वह रजिस्ट्रार के दिए गए फैसले के खिलाफ जो है कोई भी अपनी वर्डिक्ट दे सके। तो रजिस्ट्रार जो है इस डिस्प्यूट को जिस तरीके से डिसाइड करेगा, जो भी रजिस्ट्रार का फैसला रहेगा वो फैसला जो है वो फाइनल माना जाएगा। तो फाइनल अथॉरिटी जो है डिस्प्यूट को सॉल्व करने की वो है रजिस्ट्रार। ठीक है, और फिर उसके बाद रजिस्ट्रार के पास मान लीजिए कोई ऐसा डिस्प्यूट जाता है जहाँ पर ये सवाल उठता है कि कोई भी डिस्प्यूट अगर रजिस्ट्रार को जो प्रपोज किया गया है वो वाकई में सोसाइटी की मैनेजमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन को टच करने वाला डिस्प्यूट है या नहीं। ऐसा अगर भी कोई डिस्प्यूट रजिस्ट्रार के पास जाता है तो भी रजिस्ट्रार का जो डिसीजन रहेगा इसके ऊपर वही फाइनल रहेगा, और इसके ऊपर भी कोई भी कोर्ट जो है, कोई भी जुडिशरी जो है कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकती। यानी फाइनल अथॉरिटी जो है डिस्प्यूट को लेकर वो रहेगी रजिस्ट्रार की। ओके, उसके बाद है रिकवरी ऑफ मनी बाय फाइनेंसिंग बैंक। मान लीजिए किसी बैंक ने सोसाइटी को दे रखी थी, या सोसाइटी किसी मेंबर को कोई पैसा दे रखा था, तो कैसे वो रिकवर करेगा अगर वो नहीं दे पा रहे हैं? अगर कहते हैं कि सोसाइटी जो है वो डेट नहीं दे पा रही है किसी फाइनेंसिंग बैंक का, किसी भी रीज़न की वजह से हो, चाहे फिर उसके किसी मेंबर ने डिफ़ॉल्ट कर दिया है उसकी वजह से वो फाइनेंस बैंक का पैसा नहीं दे पा रही है, या कोई भी दूसरा तीसरा रीज़न हो सकता है, तो क्या होगा कि फाइनेंसिंग बैंक जो है उस कमेटी को पहले एक नोटिस भेजेगा कि भैया आप क्या कीजिए, आपका
जो है नहीं आ पाई है, इस साल की जो भी इंस्टॉलमेंट आनी थी जो इस महीने की वो नहीं आ पाई है, और वो कहेंगे कि कमेटी को भैया कि आप एक्शन लीजिए उस मेंबर के खिलाफ। अगर किसी मेंबर की वजह से किसी मेंबर के डिफ़ॉल्ट करने की वजह से पेमेंट नहीं आ पा रही है तो उस मेंबर के खिलाफ एक्शन लीजिए। और मान लीजिए कमेटी जो है वो कोई एक्शन नहीं लेती है 60 दिन के अंदर अंदर, जब भी फाइनेंसिंग बैंक ने उनको कहा कि आप मेंबर के खिलाफ एक्शन लीजिए, वहाँ से पैसा रिकवर कीजिए, उससे तो हमें दीजिए, और उस नोटिस के 60 दिन तक भी कमेटी अगर कोई अपने मेंबर पर या जो भी रीज़न है उसकी वजह से एक्शन नहीं ले पा रही, तो फाइनेंसिंग बैंक डायरेक्ट जो है उस मेंबर को जिस मेंबर ने डिफ़ॉल्ट किया या कोई भी दूसरा तीसरा जो वजह है उसके ऊपर डायरेक्ट फाइनेंसिंग बैंक फिर एक्ट करेगा। पहले नोटिस देगा एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को कि आप एक्शन लीजिए और आप रिकवर करके हमें मनी दीजिए। अगर 60 दिन तक सोसाइटी कोई एक्शन नहीं लेगी तो फाइनेंसिंग बैंक जो है खुद से उसको पावर है कि वो डायरेक्टली उस मेंबर से के अगेंस्ट जो है वो प्रोसीडिंग इनिशिएट करेगा और डायरेक्टली जो है उस मेंबर से वो पैसा रिकवर कर सकता है, जैसे भी कानून जो है वो कहेगा। ठीक है, जो भी सोसाइटीज़ के कानून के अंदर होगा। ओके, उसके बाद है वेयर अ फाइनेंसिंग बैंक ऑब्टेन अ डिक्री और अवार्ड अगेंस्ट द सोसाइटी इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी ड्यू टू इट फ्रॉम द सोसाइटी, फाइनेंसिंग बैंक मे प्रोसीड टू रिकवर सच मनी फर्स्टली फ्रॉम द एसेट ऑफ द सोसाइटी एंड सेकेंडली फ्रॉम द मेंबर टू एक्सटेंड ऑफ द डेट ड्यू टू द सोसाइटी। और मान लीजिए कि सोसाइटी की तरफ से या रजिस्ट्रार की तरफ से फाइनेंसिंग बैंक को ये हक मिल गया है कि जाइए आप रिकवर कीजिए पैसा मेंबर से डायरेक्टली आप जाके, तो पहले जो तरीका रहेगा वो ऐसा नहीं रहेगा कि वो मेंबर की पर्सनल प्रॉपर्टी को जो है वो बेचकर पैसा वहाँ से लेगा। पहला हक जो फाइनेंसिंग बैंक का रहेगा वो रहेगा सोसाइटी की एसेट जो होगी, यानी सोसाइटी में मान लीजिए कि उस मेंबर का अगर कोई शेयर है और अगर पूरी सोसाइटी ही डिफ़ॉल्ट कर रही है तो सोसाइटी के जो भी एसेट होंगे वहाँ से बेचकर जो है फाइनेंसिंग बैंक पहले अपना पैसा रिकवर करेगी। फर्स्ट ऑप्शन ये रहेगा, और उसके बाद अगर पैसा बच रहा है, कुछ और पैसा बाकी है, तो फिर उस मेंबर में जिस भी मेंबर ने डिफ़ॉल्ट किया है उस मेंबर के जो है वो एसेट वगैरह बेचकर भी, पर्सनल एसेट्स यानी उसकी प्रॉपर्टी वगैरह बेचकर भी जो है वो बचा हो कुछ, अगर पैसा कोई बचता है तो वो भी फाइनेंसिंग बैंक जो है वो रिकवर कर सकता है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन 72 कहती है कि डिस्प्यूट जो है वो किसके पास जाएगा। छोटा डिस्प्यूट अलग एक डेजिग्नेशन को रेफ़र किया जाता है, और अगर ज़्यादा बड़ा अमाउंट है डिफ़ॉल्ट का तो वो अलग किसी को रेफ़र किया जाता है। तो क्या होता है कि मान लीजिए कि 50,000 से कम का अगर कोई डिफ़ॉल्ट है, 50,000 से कम के अमाउंट का कोई डिफ़ॉल्ट है, तो वो उसका जो उसको सॉल्यूशन उसको सॉल्व करने का उसको सॉल्व करने के लिए किस चीज़ को रेफ़र किया जाएगा, वो भेजा जाएगा डेप्यूटी रजिस्ट्रार जो रहेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसको भेजा जाएगा अगर डिफ़ॉल्ट जो है वो 50,000 से कम के अमाउंट का है। और मान लीजिए कि डिफ़ॉल्ट जो है वो 50,000 के अमाउंट से ज़्यादा है, तो उस केस में जो है डिस्प्यूट जो है किसको रेफ़र किया जाएगा, जॉइंट रजिस्ट्रार को, या फिर एडिशनल रजिस्ट्रार भी इन्हें कहते हैं, इनको जो है वो रेफ़र किया जाएगा। और जब भी डिस्प्यूट रेफ़र किया जाएगा इनको इनको 6 महीने के अंदर अंदर उस डिस्प्यूट जो है उसको सॉल्व करना पड़ेगा, चाहे वो डिप्यूटी रजिस्ट्रार हो चाहे वो जॉइंट रजिस्ट्रार हो। और अगर मान लीजिए कि ये लोग जो हैं 6 महीने के अंदर जो हैं डिस्प्यूट को किसी भी वजह से अगर ये सॉल्व नहीं कर पाते तो इनको जो है रजिस्ट्रार को एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। वो 6 महीने ख़त्म होने से लगभग 15 दिन के पहले इनको रजिस्ट्रार को एक रिपोर्ट सबमिट करनी है और बताना पड़ेगा कि हम क्यों 6 महीने के अंदर जो है ये नहीं सॉल्व कर पाए, रीज़न देना पड़ेगा। और अगर रजिस्ट्रार को लगेगा कि रीज़न जेन्युइन है तो रजिस्ट्रार जो है फिर ये 6 महीने का जो टाइम पीरियड है इसको फर्दर एक्सटेंड करेगा और इनको कहेगा कि और 6 महीने ले लीजिए और इस केस को डिस्पोज कर दीजिए। ठीक है, इन टोटल में 1 साल तक मिल सकता है इनको एक्सटेंशन, लेकिन इनिशियल पीरियड में आपको 6 महीने के अंदर अंदर ही डिस्प्यूट सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरे डिस्प्यूट जिसमें कि कोई प्रॉपर्टी प्लेज है या फिर कोलेटरल सिक्योरिटी वगैरह किसी ने जमा करा रखी थी और उसकी वजह से उसके ऊपर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो जो भी इसके ऊपर भी जो भी रजिस्ट्रार या डिप्यूटी रजिस्ट्रार या जॉइंट रजिस्ट्रार जो भी फैसला सुनाएगा उसका इफेक्ट जो है वो लगभग सिविल कोर्ट की वर्डिक्ट के बराबर माना जाएगा। ठीक है, यानी सिविल कोर्ट जो है जैसा अपना कोई वर्डिक्ट पास करता है उतनी ही इफेक्ट जो है इस वर्डिक्ट को भी दी जाएगी, जो कि प्रॉपर्टी प्लेज या फिर कोलेटरल सिक्योरिटी को लेकर कोई डिस्प्यूट चल रहा है उसके ऊपर जो वर्डिक्ट सुनाई जाएगी उसकी जो इफेक्टिवनेस होगी वो एक सिविल कोर्ट की वर्डिक्ट के ऊपर जो है के बराबर मानी जाएगी। ठीक है,
उसके बाद है रिकवरी ऑफ सम एडवांस। अब कहता है कि ऑन द एप्लीकेशन मेड बाय सोसाइटी फॉर द रिकवरी ऑफ एरियर ऑफ एनी सम एडवांस बाय इट टू इट्स मेंबर ऑन अकाउंट ऑफ फाइनेंसिंग क्रॉप, द रजिस्ट्रार आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी शैल डीम फिट ग्रांट अ सर्टिफिकेट फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट स्टेटेड देयर इन ड्यू टू द ड्यू एज आरियार्स। ठीक है, तो इसमें बस यही है कि सोसाइटी ने अगर किसी को पैसा दे रखा है और वो मेंबर जो है उसको पैसा जो है वक्त पर नहीं लौटा रहा है, तो सोसाइटी जो है वो रजिस्ट्रार को जो है वो कंप्लेन करेगी और रजिस्ट्रार जो है वो सोसाइटी को एक सर्टिफिकेट इशू करेगा। और उस सर्टिफिकेट जो इशू करेगा वो उसको पावर ये मिलेगी फिर सोसाइटी को कि आप डायरेक्टली जो है मेंबर से पैसे कैसे भी पैसा जो है वो आप रिकवर कर सकते हैं, चाहे आप उसकी प्रॉपर्टी बेचिए या जो भी उसने कोलेटर रखा है वो बेच दीजिए, जैसे भी कीजिए आप अपना पैसा रिकवर कीजिए जैसा आपको सही लग रहा है। ठीक है, उसके बाद है जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा रजिस्ट्रार के पास, वो प्रूफ रहेगा कि भाई रजिस्ट्रार ने इनको पावर दी है ये पैसा जो है वो रिकवर करने की। और ठीक है, और जो भी पैसा रिकवर होगा वो लैंड रेवेन्यू के मामले में जैसा पैसा रिकवर आप कर सकते हो, जो भी रूल्स लैंड रेवेन्यू के डिस्प्यूट के रिलेटेड जो भी जैसा तरीका रहता है पैसा रिकवर करने का, वैसा जो है सोसाइटी जो वो अपने उस मेंबर से पैसा रिकवर कर सकती है जिसने भी डिफ़ॉल्ट वगैरह किया होगा। ठीक है, उसके बाद 73A जो है ये अमेंडमेंट होकर सेक्शन आई है। इसमें है रजिस्ट्रार की क्या क्या जिम्मेदारियां रहती हैं डिस्प्यूट को लेकर या कोई भी दूसरी तीसरी चीज़ रहती है जब। तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रार शैल इशू डायरेक्शन टू इंश्योर रिजर्व बैंक रेगुलेशन प्रिस्क्रिप्शन इन केस ऑफ एपेक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी आर इम्प्लीमेंटेड विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एडवाइस ऑफ रिजर्व बैंक। तो मान लीजिए कि रिजर्व बैंक या नाबार्ड ने कोई भी गाइडलाइन इशू की है एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक्स को लेकर या सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को लेकर कि ये चीज़ जो है इनको ये चीज़ इसके साथ इनको कंप्लाई करना है, तो रजिस्ट्रार को उस जब भी जो इशू किया जाएगा वो ऑर्डर रिजर्व बैंक या नाबार्ड के द्वारा उस ऑर्डर इशू होने के 1 महीने के अंदर अंदर जो भी उनकी जो इम्प्लीमेंट करने के लिए जो उन्होंने कानून बनाए हैं, जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा अपनी अपनी सोसाइटीज़ के ऊपर। ठीक है, और दूसरा कहता है कि रजिस्ट्रार जो है मान लीजिए इसको कोई रिज़र्व बैंक जो है ऑर्डर देता है कि किसी भी सोसाइटी को वाइंडिंग अप करना है या किसी की कमेटी को किसी सोसाइटी की कमेटी को सुपरसीड करके दूसरी कमेटी बिठानी है या वहाँ पर कोई लिक्विडेटरी एडमिनिस्ट्रेटर बिठाना है, रिज़र्व बैंक अगर इनको एडवाइस करता है रजिस्ट्रार को, तो रजिस्ट्रार जो है ये काम भी जो है वो 1 महीने के अंदर अंदर जो है जब भी ये ऑर्डर निकलेगा इनकी तरफ से, तो 1 महीने के अंदर अंदर जो भी जो है रिज़र्व बैंक कहेगा कि लिक्विडेटर बिठाइए, एडमिनिस्ट्रेटर बिठाइए या वाइंडिंग अप कीजिए किसी सोसाइटी की या कमेटी को सुपरसीड कीजिए, तो 1 महीने के अंदर अंदर जो है रजिस्ट्रार को ये भी करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद रिजर्व बैंक अगर कहता है कि किसी भी अगर कोऑपरेटिव एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक या सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का सीईओ जो है यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसी को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ जो है वो भी रजिस्ट्रार जो है बिल्कुल रिजर्व बैंक का नोटिस डायरेक्ट उस सीईओ को भेजेगा कि भाई रिजर्व बैंक की तरफ से ये आपको आया कि आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती है और जो भी होगा फिर आप रूल्स के मुताबिक देखा जाएगा। लेकिन जब भी ये ऑर्डर रिजर्व बैंक इशू करे तो 2 महीने के अंदर अंदर जो है रजिस्ट्रार को डायरेक्ट जो है वो उस कंप्लाइंस का ऑर्डर जो है वो भेजना पड़ेगा उस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को कि भाई ये आपकी प्रेस्क्रिप्शन क्वालिफिकेशन नहीं है, या तो आप क्वालिफिकेशन बताइए अगर आप पोजेस करते हैं, अदरवाइज़ फिर आपको निकाला जाएगा। ओके, आखिर में कहता है कि इफ़ इन द ओपिनियन ऑफ रिजर्व बैंक के ओपिनियन में या नाबार्ड के ओपिनियन में एक पर्सन अगर किसी कमेटी का मेंबर बन गया है बिना कोई एक्सपीरियंस के, उसको कोई नॉलेज ही नहीं है, जिस नॉलेज पर वो बैठा है, जिस नॉलेज के या जिस फील्ड से उसको सिलेक्ट किया गया है उस फील्ड की अगर उसको कोई नॉलेज ही नहीं है, तो इस केस में भी जो है रिजर्व बैंक रजिस्ट्रार को बोलेगा कि भैया आप एक कॉम्प्लाइंस ऑर्डर जो है वो इशू कीजिए, और रजिस्ट्रार जो है वो 2 महीने के अंदर अंदर कॉम्प्लाइंस ऑर्डर जो है इशू करेगा इस मेंबर के लिए, और को बोलेगा कि भैया आप या तो प्रूव कीजिए कि आप इस फील्ड के साथ रिलेटेड हैं, इस फील्ड का एक्सपीरियंस आपको है, अदरवाइज़ इनको भी फिर अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पावर रहती है रजिस्ट्रार की और ये ड्यूटीज़ रहती हैं रजिस्ट्रार की, और ये सब जो है चैप्टर 9 के अंदर बताया गया। अब चैप्टर 10 जो है वो बताता है कि कैसे जो है वाइंडिंग अप या फिर डाइसोल्यूशन होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की। कोई सोसाइटी अगर डिफ़ॉल्ट कर जाती है या कोई सोसाइटी काम भी नहीं कर रही है अच्छे तरीके से, अब उसको बंद करना है, उसको बेचना है और उसके पैसे वगैरह उसके क्रेडिटर को देने हैं, तो कैसे तरीका रहेगा ये देखेंगे हम चैप्टर 10 में। तो सबसे पहले कि वाइंडिंग अप जो है सोसाइटी की वो होती कब है,
तो 3 केसेस हैं अलग-अलग। सबसे पहले तो अगर रजिस्ट्रार कोई इंक्वायरी करता है किसी सोसाइटी की और वहाँ पर वो उसको पाता है कि भाई इस सोसाइटी का काम अच्छे से नहीं चल रहा है, सोसाइटी में डिफ़ॉल्ट हो रहा है या कोई भी कंडीशन जो है वो मैट नहीं कर रही है सोसाइटी, तब जो वाइंडिंग अप के ऑर्डर मिलेंगे। या फिर मान लीजिए किसी सोसाइटी के में एक रेज़ोल्यूशन पास होता है और उस सोसाइटी के जितने भी मेंबर हैं वो 3/4 मेजॉरिटी से कोई रेज़ोल्यूशन पास करके एप्लीकेशन देते हैं रजिस्ट्रार को कि भाई इस सोसाइटी की वाइंडिंग अप कीजिए, ये काम की नहीं है। तब जो है रजिस्ट्रार ऑर्डर देगा वाइंडिंग अप के। या फिर रजिस्ट्रार को अगर ऐसा देखने में भी लगे कि भाई ये सोसाइटी जो है अब वाइंडिंग अप इसकी होनी चाहिए, ठीक है, तो इन 3 कंडीशन में जो है वो रजिस्ट्रार जो है वो इशू करेगा ऑर्डर और वो ये कहेगा कि इस सोसाइटी को अब वाइंडिंग अप कीजिए। लेकिन इस ऑर्डर को पास करने से पहले जो है जो फेडरल सोसाइटी रहेगी, जो भी सोसाइटी कंसर्न्ड है, उसको जो है एक नोटिस जो है ज़रूर दिया जाएगा, उससे कंसल्ट ज़रूर किया जाएगा कि भैया सच में ये चीज़ है कि नहीं। यानी अगर मेंबर जो है 3/4 से रेजोल्यूशन दे रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो सोसाइटी से एटलीस्ट कंसल्ट करना ज़रूरी है कि क्या ये चीज़ सच में वहाँ पर हो रही है या नहीं, ठीक है। उसके बाद जो है कंसल्ट करने के बाद ही जो है वाइंडिंग अप का ऑर्डर दिया जाएगा। और 2-3 केस जो हैं वो क्या रह सकते हैं वाइंडिंग अप के, मान लीजिए जैसे कि हमने पढ़ा था कि प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी के केस में कम से कम 100 लोग होने चाहिए, 100 उसके मेंबर होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए उस सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन के लिए। और जो प्राइमरी नॉन एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ थी उसके 50 मेंबर कम से कम होने चाहिए। और मान लीजिए रजिस्ट्रेशन के टाइम तो उनके इतने मेंबर थे, लेकिन कुछ देर बाद अगर रजिस्ट्रार ऐसा पाता है कि उसके सोसाइटी के मेंबर जो हैं वो अब कम होने शुरू हो गए हैं, जहाँ पर 100 की ज़रूरत थी वहाँ पर 100 से कम हो गए हैं, जहाँ पर 50 की ज़रूरत थी वहाँ से 50 से कम हो गए हैं, तो वो भी जो है एक रूल्स के अगेंस्ट जो है वो चीज़ जा रही है और उस केस में भी सोसाइटी की वाइंडिंग अप के ऑर्डर रजिस्ट्रार दे सकता है। या फिर दूसरा ये भी है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक बन गई है लेकिन उसका कोई काम अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है, या फिर वो सोसाइटी बस नाम की सोसाइटी खुली है, काम के बेस पर वो बिल्कुल सोसाइटी ज़ीरो हो गई है, बंद हो गई है, तो उस सोसाइटी के वाइंडिंग अप के ऑर्डर भी रजिस्ट्रार जो है वो दे सकता है, ठीक है। और रजिस्ट्रार कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि वाइंडिंग अप के ऑर्डर दिए तो उसके बाद वाइंडिंग अप होनी ही ज़रूरी है। मान लीजिए वाइंडिंग अप के आज ऑर्डर दिए और किसी भी समय अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि वाइंडिंग अप सोसाइटी की नहीं होनी चाहिए, तो वो जो अपना ऑर्डर है उसको वो कैंसिल कर सकता है किसी भी सूरत में, ठीक। किसी भी वक्त में अगर उसको लगता है कि ये सोसाइटी जो है ये इसकी वाइंडिंग अप नहीं होनी चाहिए, तो वो अपने ऑर्डर जो है वो उसको कैंसिल कर सकता है, ठीक है। और मान लीजिए कि अगर रजिस्ट्रार जो है वो कोऑपरेटिव बैंक की वाइंडिंग अप के ऑर्डर के बारे में सोच रहा है, तो वो डायरेक्टली जो है वो उसके ऊपर काम नहीं कर सकेगा। उसको जो है पहले नाबार्ड या रिज़र्व बैंक की रिटर्न में जो है उसका सैंक्शन चाहिए होगा, उसी के बाद जो है कोऑपरेटिव बैंक की वाइंडिंग अप के ऑर्डर जो है रजिस्ट्रार दे सकता है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव बैंक में पहले रिज़र्व बैंक या नाबार्ड की सैंक्शन उसको चाहिए होगी, ठीक है। और मान लीजिए भैया कि किसी की वाइंडिंग अप के ऑर्डर जो हैं वो इशू हो गए हैं, उसके बाद एक लिक्विडेटर जो है अपॉइंट करेगा। लिक्विडेटर वो इंसान रहता है, वो एक या तो अकेला इंसान रहता है या ग्रुप ऑफ पर्सन्स रहते हैं जो कि उस सोसाइटी को कब्ज़े में लेंगे, उस सोसाइटी के जितने भी एसेट्स वगैरह हैं उनको बेचेंगे और जितना भी पैसा रहेगा वो पैसा सारा जो उसके क्रेडिटर्स वगैरह को बांटेंगे और उसके बाद जो है रिपोर्ट सबमिट करेंगे रजिस्ट्रार को कि भैया हमने अपनी तरफ से सब काम कर दिया है, इतना अमाउंट बना, इतना हमने हर किसी को बांट दिया, हमारा काम पूरा, ठीक है, और सोसाइटी ख़त्म, ठीक है। तो लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा। रजिस्ट्रार कहता है कि जब ऑर्डर इशू करेगा वाइंडिंग अप का, तो वो एक लिक्विडेटर जो है वो अपॉइंट करेगा और उसकी कितनी रिम्यूनरेशन रहेगी यानी उसकी कितनी सैलरी वगैरह रहेगी ये खुद रजिस्ट्रार ही डिसाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि लिक्विडेटर जब अपॉइंट हो जाएगा और वो अपॉइंट होते ही कहता है कि उस सोसाइटी की जितनी भी प्रॉपर्टी होगी उसको अपनी कस्टडी में ले लेगा, ताकि फर्दर कोई जो है चीज़ वहाँ से कोई गायब ना हो सके, कोई भी डैमेज सोसाइटी को ना हो सके। तो जब भी अपॉइंट किया जाएगा लिक्विडेटर, उस टाइम जितनी भी प्रॉपर्टी होगी उस सोसाइटी की उसको एकदम से जो है वो कस्टडी में ले लेगा, सीज़ कर लेगा एक हिसाब से, ठीक है। उसके बाद कहता है कि लिक्विडेटर शैल फाइनलाइज द लिक्विडेटिंग प्रोसेस विद इन 6 मंथ, कि जब भी लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाएगा तो वो पूरी जो प्रोसेस रहेगी जो मैंने आपको पीछे बताई
सीज़ करने की, देन सेल करने की, ऑक्शन करने की, वो सारी प्रोसेस जो है लिक्विडेटर को 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो ख़त्म करनी है। और मान लीजिए कि किसी वजह से 6 महीने के अंदर वो नहीं कर पाया इस प्रोसेस को कंप्लीट, तो वो क्या करेगा कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है यानी रजिस्ट्रार जिसने इसको अपॉइंट किया गया है, उसको जो है वो एक रिक्वेस्ट करेगा आप रीज़न्स के साथ कि क्यों जो है वो उसको नहीं 6 महीने के अंदर जो है प्रोसेस को पूरा कर पाया। एक एप्लीकेशन देगा एक्सप्लेनेशन के साथ, और फिर रजिस्ट्रार को अगर लगेगा कि ठीक है, तो रजिस्ट्रार जो है उसका टाइम पीरियड जो है वो फिर 1 साल और जो है बढ़ा सकता है, यानी 6 महीने इनिशियल और 1 साल और 1.5 साल जो है ओवरऑल जो है उसको दे सकते हैं। ठीक है, इनिशियल जो है वो आपको 6 महीने में ही ये सारी प्रोसेस कंप्लीट करनी है। ठीक है, अब लिक्विडेटर की पावर क्या क्या रहेगी कि कहता है कि जितना भी एसेट रहेगा सोसाइटी का, वो उसके ऊपर लिक्विडेटर का कब्जा हो जाएगा। ठीक है, तो सारा कब्ज़ा जो है वो सोसाइटी की प्रॉपर्टी पर लिक्विडेटर का हो जाएगा, और लिक्विडेटर के पास पूरी पावर है कि उसको या तो बेचे या तो कैसे भी करके जो है उसको बेचेगा, और जितना भी पैसा जो है उसकी वैल्यू का वो उसको रियलाइज़ करेगा, और उसको जो है आगे जितने भी क्रेडिटर रहेंगे जिन्होंने उस सोसाइटी से पैसा ले रखा है, सॉरी जिन्होंने उस सोसाइटी को पैसा दे रखा है, उन्हें जो है वो फिर पैसा बांटा जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके अलावा जो है और क्या पावर लिक्विडेटर को रहती है कि मान लीजिए कि किसी ने कोई लीगल केस जो है वो कर दिया है सोसाइटी के खिलाफ या लिक्विडेटर के खिलाफ, तो उस केस को डिफेंड करने का काम भी लिक्विडेटर का रहता है इस प्रोसेस के दौरान। या फिर लिक्विडेटर को कोई लगता है कि हमें किसी मेंबर के खिलाफ जो है कोई लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी है, तो वो इंस्टीट्यूट करना जो है वो भी लिक्विडेटर का काम रहता है। या फिर मान लीजिए कोई मेंबर है जिसको कि पैसे देने हैं सोसाइटी को इंस्टॉलमेंट के तौर पर या किसी भी तौर पर, वो अभी तक नहीं दे पाया, तो वो उसको भी जो है प्रॉपर नोटिस देता रहता है कि आपका ये अमाउंट जो है वो अभी तक ड्यू है, आप दीजिए मेंबर को, आप सोसाइटी को दीजिए। उसके बाद मान लीजिए कोई भी सोसाइटी कोई क्लेम कर रही है, या फिर किसी भी मेंबर की वजह से कोई क्लेम आता है कि हमें जो है ये हिस्सा मिलना चाहिए था, हमें ये हिस्सा नहीं मिला, जो भी क्लेम वगैरह किसी के द्वारा भी रहते हैं, उस क्लेम को सॉल्व करने का काम जो है वो भी लिक्विडेटर का रहता है। और प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद जो भी लोगों के क्लेम हैं, जो कोई कहेगा मुझे इतना पैसा चाहिए, उस क्लेम को डिसाइड करना और फिर उन लोगों को जो है डिसाइडेड अमाउंट देना, जितना भी जो है उनके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहेंगे वो उनको क्लेम पे भी करना, ये भी लिक्विडेटर का ही काम रहता है। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कि सारी प्रोसेस जो है वो पूरी हो गई और लिक्विडेटर ने सारा जो है प्रॉपर्टी बेचकर पैसा जो है वो क्लेमेंट्स को दे दिया, जितने भी क्रेडिटर्स थे उनको दे दिया। उसके बाद लिक्विडेटर जो है फाइनल में जो है रिपोर्ट करेगा रजिस्ट्रार को कि हमने जो है ये इतना अमाउंट रिकवर किया, इतना अमाउंट अपने इस को डिस्ट्रीब्यूट किया, हमारा काम ख़त्म। और उसके बाद जो है ये प्रोसेस ख़त्म रहेगी, और ये रिकॉर्ड जो है वो रजिस्ट्रार जो है वो अपने रिकॉर्ड्स में सेव कर लेगा, ये जो रिपोर्ट जो है लिक्विडेटर की तरफ से रहेगी। ठीक है, उसके बाद जब लिक्विडेशन हो जाएगी किसी सोसाइटी की, तो उसके बाद उस सोसाइटी की कैंसलेशन भी हो जाती है। देखिए, दो केसेस हैं। पहले तो मान लीजिए कि ऑर्डर इशू हुए कि सोसाइटी की वाइंडिंग अप होनी है, और 2 महीने तक कोई भी लिक्विडेटर जो है गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट नहीं किया गया, उस केस में भी उस सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। और दूसरा है कि मान लीजिए ऑर्डर इशू हुए और गवर्नमेंट ने लिक्विडेटर अपॉइंट किया, और उस लिक्विडेटर ने पूरी प्रोसेस जो है वो वाइंडिंग अप की पूरी प्रोसेस कर ली, और उसके बाद रजिस्ट्रार को जो है रिपोर्ट सबमिट कर दी, एंड उसके बाद जो है रजिस्ट्रार एक ऑर्डर इशू करेगा जिसमें वो कहेगा कि जो पुरानी सोसाइटी थी जिसकी वाइंडिंग अप हो चुकी है, उस सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो गई है, और वो सोसाइटी अब जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी एक कॉर्पोरेट बॉडी के तौर पर, जब भी उस कैंसिलेशन का ऑर्डर जो है रजिस्ट्रार की तरफ से इशू किया जाएगा। ठीक है, तो दो केसेस में कैंसिल होगी, या तो वाइंडिंग अप के लिए लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ, उसने पूरी प्रोसेस कंप्लीट की एंड उसके बाद रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई, और या फिर ये है कि लिक्विडेटर जो है अपॉइंट करना था लेकिन 2 महीने तक जो है कोई लिक्विडेटर अपॉइंट नहीं किया गया, उस केस में भी सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये था चैप्टर 10। अब चैप्टर 11 जो है वो बैंक के रिलेटेड है कि एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट ये भी कहता है जम्मू कश्मीर में कि हर सोसाइटी में जो है ये एक बैंक होना चाहिए, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, और ये एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए जो है लोगों को लोन एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या ये बैंक।
तो देखिए ये बैंक जो है ये एक सिंपल जैसे नाबार्ड जो है नेशनल लेवल पर है, वैसे ही स्टेट लेवल पर एक ऐसा बैंक रहना चाहिए जो कि लोन एक्सटेंड करेगा एग्रीकल्चर वगैरह के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो डेफिनेशन वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यही कहता है कि जो इस एक्ट के अंदर एक बैंक बनाया जाता है उसे हम एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। और ये बैंक जो है स्टेट एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक का एक मेंबर रहता है। और स्टेट एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक क्या रहता है, इसके मुताबिक ये कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक रहता है। तो सिंपली कहें, अगर नाबार्ड जैसे नेशनल लेवल पर है तो स्टेट लेवल पर जो है ये कहते हैं कि देयर शैल बी अ स्टेट एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक फॉर एवरी स्टेट। ठीक है, तो हर स्टेट में जो है एटलीस्ट एक जो है ऐसा बैंक होना चाहिए जो कि एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए लोन देगा। ठीक है, अब कहता है कि पावर क्या रहेंगी इस बैंक की टू एडवांस लोन एंड टू होल्ड लैंड। अब ये कहता है कि ये बैंक जो है ये लोन देगा किस चीज़ के लिए, एक ही मेन पर्पज़ है इसका, वो है लैंड इम्प्रूवमेंट के लिए, और दूसरा है कि प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए। या तो लैंड की इम्प्रूवमेंट के लिए लोन दे सकता है या प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए दे सकता है। अब ये लैंड इम्प्रूवमेंट और प्रोडक्टिव पर्पज़ का मतलब क्या है, मतलब कि कोई भी वर्क, कोई भी कंस्ट्रक्शन, कोई भी एक्टिविटी जो कि किसी भी लैंड की प्रोडक्टिविटी जो है उसको बढ़ाए। और इसमें क्या क्या आता है, देखिए बहुत सारा कुछ है, जैसे कि कोई वेल है, कोई कैनाल है जिसको आपको कंस्ट्रक्ट करना है या रिपेयर करना है, या फिर कोई वर्क जो कि रुक गया था उसको रिन्यू करने के लिए पैसा देना है, या फिर कोई इरिगेशन की प्रिपरेशन के लिए कोई फैसिलिटी आपको क्रिएट करनी है, ड्रेन्स बनाने हैं, कोई टेरेसिंग बनानी है, या ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे इलेक्ट्रिकल मोटर खरीदनी है या परचेज ट्रैक्टर परचेज़ करना है आपको जोतने के लिए फील्ड को। तो ऐसी काफ़ी सारी कंडीशंस हैं जो कि लैंड की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करती हैं, उस चीज़ के लिए जो है आपको लोन जो है ये बैंक जो है वो दे सकता है। बाकी आपको कोई रिलीजियस काम के लिए लोन देना है, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट को लोन देना है, या कोई पॉलिटिकल कैंपेनिंग के लिए लोन देना है, तो वो आपको नहीं देना है। या तो ये बैंक लैंड इंप्रूवमेंट के लिए लोन देगा या तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ के लिए। ठीक है, उसके बाद है कि इस बैंक के लिए एक ट्रस्टी जो है वो अपॉइंट किया जा सकता है। उसमें कहता है कि रजिस्ट्रार या गवर्नमेंट को लगता है कि इस बैंक के लिए एक ट्रस्टी, किसी भी स्टेट में इस बैंक के लिए ट्रस्टी अपॉइंट करना है तो वो ट्रस्टी अपॉइंट कर सकते हैं। और पावर और फंक्शन जो होंगे इस ट्रस्टी के, वो इस एक्ट के प्रोविज़न के अंदर ही जो हैं, जो एक्ट जो इसके में रहेंगे पावर्स, वही सेम पावर्स की रहने वाली हैं। ठीक है, उसके बाद है कि पैसा इशू करने के लिए जो है, सॉरी पैसा रेज़ करने के लिए अगर इसको लगता है इस बैंकों की डिबेंचर इशू करने चाहिए तो वो भी जो है वो इशू कर सकता है। देखिए डिबेंचर क्या होते हैं कि डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि मान लीजिए एग्रीकल्चर बैंक को लोन चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो क्या करेगा, एक डॉक्यूमेंट जो है वो साइन करके जो है इशू करेगा, और वो गारंटी देगा कि 10 महीने, 10 साल या 20 साल इसका टेन्योर है, आप हमें 20 लाख दीजिए, ये हम आपको डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, और 20 साल का इसका टेन्योर है, और 20 साल के बाद जो है हम आपको ये पैसा भी देंगे, और उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट उस डॉक्यूमेंट में लिखा होगा 4%, 5% या 10% के हिसाब से 20 साल बाद हम आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी देंगे और ऊपर से 10% इंटरेस्ट भी देंगे। तो ये रहता है डिबेंचर। तो ये डिबेंचर इशू करने का भी पावर जो है वो इस बैंक को दी गई है, एग्रीकल्चर और स्टेट बैंक को। और लेकिन कहता है कि डिबेंचर इशू करने से पहले इसको ट्रस्टी से या फिर बोर्ड से जो है सैंक्शन चाहिए होता है इस बैंक को, और उसके बाद जो है वो डिबेंचर जो है वो इशू कर सकता है। कोई भी डिनोमिनेशन रह सकती है, यानी किसी भी अमाउंट का डिबेंचर जो है वो इशू कर सकते हैं। पहले जो है ट्रस्टी या बोर्ड की इनको परमिशन चाहिए होती है। लेकिन कहता है कि डिबेंचर इशू किया, अब इन्होंने पैसा दिया, सामने वाले ने इनको पैसा, सॉरी इन्होंने डिबेंचर दिया, सामने वाले ने इनको पैसा दिया, लेकिन क्या गारंटी है कि ये बैंक जो है कल उनको पैसा वापस लौटाएगा। इसके लिए जो है ये बैंक जो है वो मॉर्टेज एग्रीमेंट जो है वो मेंबर्स के साथ, जिनसे भी पैसा लेते हैं उनके साथ मॉर्टेज एग्रीमेंट करते हैं। ठीक है, इसमें ये कहते हैं कि अगर हम पैसा नहीं दे सके तो ज़मीन कोई गिरवी रखेंगे, जो गवर्नमेंट की ज़मीन रहेगी वो गिरवी रखी जाएगी इन मेंबर्स के लिए, और इनको ये कहा जाएगा कि 20 साल बाद अगर ये बैंक आपका पैसा नहीं दे सकी, ये स्टेट डेवलपमेंट बैंक, तो आप इस प्रॉपर्टी को सेल करके आप पैसा अपना ले सकते हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी रहती है मॉर्टेज की, या फिर कोई और एसेट अगर इस बैंक के द्वारा पोजेस किया जा रहा है, उस एसेट की भी गारंटी जो है वो मेंबर को ये दे सकते हैं कि भाई हम आपका पैसा अगर नहीं लौटा सके 20 साल बाद, तो आप इस गारंटी को भेज दीजिएगा। ठीक है, तो कोई गारंटी तो ज़रूरी होगी, क्योंकि खतरा तो रहता ही है भैया पैसा जो देता है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि जो डिबेंचर जो इशू करता है ये बैंक, उसका पीरियड जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 साल रहेगा। ठीक है, तो 20 साल से ज़्यादा जो है वो इसका नहीं रहना चाहिए पीरियड, 20 साल से कम का चलेगा, 20 साल से ज़्यादा नहीं रहेगा। और उस 20 साल के बीच में अगर किसी ने ये डिबेंचर ले रखा है तो 20 साल के बीच में जो है
वो वापस इसको रिडीम नहीं कर सकता। यानी वो 20 साल से पहले जो है बैंक को नहीं दे सकता कि भाई आप 15 साल में ये लेके मेरा पैसा वापस कर दीजिए इस इंटरेस्ट के साथ। नहीं, 20 साल के बाद ही बैंक आपको पैसा और उसके ऊपर इंटरेस्ट देगी। अगर उससे पहले आप क्लेम करते हो तो आपका कोई क्लेम नहीं बनेगा। लेकिन अगर बैंक को किसी टाइम के बीच एट एनी टाइम अगर बैंक को लगता है कि हमने जो डिबेंचर इशू किए हैं वो हमें वापस लेने हैं, तो बैंक जो है वो नोटिस देकर इन मेंबर्स को ज़रूर कह सकता है कि आप हमारा डिबेंचर दे दीजिए और बदले में आपके जो पैसे बन रहे हैं वो हम आपको दे देंगे। लेकिन जब भी इनको डिबेंचर वापस लेने हैं उससे कम 3 महीने पहले इनको जो है अपने मेंबर्स को नोटिस देना पड़ेगा, जिनसे भी इन्होंने पैसा लिया है उससे 3 में डिबेंचर लेने के 3 महीने पहले इनको नोटिस देना पड़ेगा। और उसके नोटिस के 3 महीने के बाद ही जो है वो उससे पैसा वापस सॉरी डिबेंचर ले सकते हैं और उनको पैसा दे सकते हैं। तो बैंक चाहे तो डिबेंचर वापस ले सकता है 20 साल से पहले, लेकिन जिन्होंने पैसा दे रखा है मेंबर्स वगैरह वो जो है 20 साल से पहले इसको रिडीम नहीं कर सकते। ओके, दूसरा है कि और 2 तरीके से मनी ले सकते हैं। एक तो डिबेंचर, उसके बाद बॉन्ड्स इशू करके भी मनी ली जा सकती है और लोन के थ्रू भी मनी जो है ये बैंक ले सकते हैं। ठीक है, मनी लेंगे तभी तो ये दूसरों को लोन दे सकेंगे, तो खुद पैसा होगा तो ये किसी को बांट सकेंगे। तो डिबेंचर, बॉन्ड एंड डिबेंचर समथिंग सिमिलर ही चीज़ रहती है और इसमें भी गवर्नमेंट की परमिशन के बाद जो है ये बॉन्ड्स वगैरह इशू कर सकते हैं। और इन बॉन्ड्स की वैल्यू जो है, इन बॉन्ड्स की जो रहती है, जितनी भी बॉन्ड्स की जो टाइम रहेगा वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। ठीक है, उसके बाद कहता है कि बोर्ड जो है वो लोन भी ले सकता है, गवर्नमेंट से ले या नाबार्ड से लेगी या रिजर्व बैंक से लेगी या दूसरी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जिसको इनके ट्रस्टीज़ ने अप्रूव किया है, वहाँ से लोन का पैसा भी लेकर जो है वो अपना कैपिटल जो उसको बढ़ा सकती है। ठीक है, उसके बाद है गारंटी गवर्नमेंट देती है। जो भी पैसा जो है ये किसी को देते हैं, मान लीजिए कोई डिबेंचर इशू किया है और उसकी पेमेंट होगी या नहीं होगी, इसकी गारंटी कौन देता है? वो गवर्नमेंट जो यानी मौजूदा गवर्नमेंट जो रहेगी वो इन बैंक्स की गारंटी देगी। अगर कोई भी पैसा इनको दे रहा है, कोई भी पैसा इनको दे रहा है तो गवर्नमेंट गारंटी देगी कि भाई ये अगर पैसा कल को आपको नहीं दे सके वापस तो हम आपको पैसा वापस देंगे। ठीक है, चाहे वो डिबेंचर का पैसा हो चाहे वो बॉन्ड का पैसा हो, गवर्नमेंट जो है इन बैंक्स की गारंटी लेती है। ठीक है, लेकिन कहता है कि गवर्नमेंट जो है गारंटी कभी भी अपनी गारंटी जो है वो हटा सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट अगर चाहे तो गारंटी हटाना चाहे तो वो गवर्नमेंट गैजेट में अपना यह ऑर्डर जो है वो डालेगी और 14 डेज़ के बाद जब भी ये ऑर्डर डलेगा किसी भी स्टेट के न्यूज़पेपर में, उसके 14 दिन के बाद जो है ये अपना ऑर्डर जो है इशू करेगी, जिसमें जो है ये अपनी गारंटी गवर्नमेंट डिसकंटिन्यू भी कर सकती है या फिर जो मैक्सिमम अमाउंट की गारंटी गवर्नमेंट ने दे रखी थी उस अमाउंट को कम कर सकती है या फिर जो कंडीशंस थी जिसके ऊपर ये गवर्नमेंट गारंटी दे रही थी उन कंडीशंस को भी बदल सकती है। ठीक है, लेकिन जब भी ये ऑर्डर इशू होगा गारंटी उसके अगले 6 महीने तक जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से गारंटी चलती रहेगी और उसके 6 महीने के बाद जाके जो है ये ऑर्डर वो इम्प्लीमेंट होगा और गवर्नमेंट की गारंटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट गारंटी तो देती है लेकिन किसी भी वक्त आकर गवर्नमेंट जो है वो अपनी गारंटी वापस ले भी सकती है। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी ऑफ लोन की जो भी ये एग्रीकल्चर वाले जो हैं अभी तो इन्होंने पैसा लिया भाई खुद से, लेकिन ये आगे जो भी जैसे हमने पढ़ा कि लैंड इम्प्रूवमेंट एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ के लिए इनको लोन देना है, लेकिन ये लोन जब देते हैं तो ये फ्री में लोन नहीं देते, ये सिक्योरिटी लेते हैं। ठीक है, या तो लैंड की ज़मीन की ज़मानत लेंगे या तो कोई भी और एसेट जो है जिसको भी लोन लेना है इन बैंक से वो अपना अब ज़मानत गिरवी रखेंगे, लैंड गिरवी रखेंगे या कोई भी एसेट गिरवी रखेंगे, फिर ही उनको लोन दिया जाएगा। ऐसे कोलेटरल फ्री लोन जो है वो उनको इन बैंक की तरफ से नहीं मिलेगा। हाँ, एक ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट अगर किसी स्पेशल या जर्नल ऑर्डर से कहे कि आप किसी स्पेशल कैटेगरी के लोगों को आप कोलेटरल फ्री लोन दे दीजिए, ठीक है, उनको लोन दीजिए किसी भी सिक्योरिटी के अलावा, लेकिन वहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो फिर अपनी गारंटी देगी कि अगर ये बंदा बैंक को वापस पैसे ना कर सका तो गवर्नमेंट पैसा देगी। ठीक है, तो स्पेशल ऑर्डर में जो है कोलेटरल फ्री लोन जो है ये इशू कर सकता है ये बैंक, लेकिन अदरवाइज़ जो है इसको कोई ना कोई कोलेटरल लेना पड़ता है।
अब लोन के लिए जो एप्लीकेशन है उसमें प्रेस्क्राइब फॉर्मेट वगैरह ये काफ़ी कुछ होना चाहिए, लेकिन एक चीज़ ये है कि कोई भी इंसान जो है अगर लोन के लिए अप्लाई कर रहा है और वहाँ पर वो अपनी गलत जानकारी दे रहा है लोन लेने के लिए इन बैंक से, और बाद में गवर्नमेंट को पता चल जाता है या सोसाइटी को, इन बैंक्स को पता चल जाता है कि इसने गलत डिटेल दी है, तो फिर जो है इसको 6 महीने की सज़ा भी मिल सकती है और लगभग 2000 रुपये का फ़ाइन, या फिर ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इसके लिए सज़ा का प्रावधान रखा गया है। तो लोन लेने के लिए गलत डिटेल नहीं देनी है, ठीक है। उसके बाद है कि कल को अगर पैसा कोई नहीं दे पाया इनका और गारंटी जो है वो रखी हुई है, लैंड की गारंटी है या दूसरी तीसरी जो भी गारंटी है, कोई पैसा नहीं दे पाया, चाहे मेंबर बैंक्स को पैसा नहीं दे पाए या बैंक्स ने जो डिबेंचर ले रखे थे उनका पैसा नहीं दे पाए, तो सबसे पहले कहता है कि पैसा रिकवर करने के लिए जो मॉर्टेज रहेंगे, यानी जिस चीज़ की भी ज़मानत दे रखी होगी, सबसे पहला पैसा रिकवर करने का हक जो है उस ज़मानत के ऊपर ही रहा। यानी ज़मीन की किसी ने ज़मानत दे रखी है और उससे पैसा रिकवर करना है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो उसी ज़मानत के ऊपर ही होगी। यानी ज़मीन किसी ने ज़मानत रखी है तो पहले पैसा रिकवर करना है तो उस ज़मीन को बेचिए, उसके बाद अगर कुछ अमाउंट बच रहा है तो फिर देखा जाएगा, दूसरे तीसरे भी क्लेम होंगे उनको भी जो है बाद में सेल किया जाएगा। लेकिन पहली जो प्रायोरिटी रहती है किसी भी चीज़ के ऊपर अगर पैसा रिकवर करना है तो वह है जो भी मॉर्टेज जो है किसी ने दे रखा है उस मॉर्टेज को, यानी उस ज़मानत को, जो है जो भी कोलेट्रल दे रखा है किसी ने, आप उसको प्रायोरिटी रखिए, उसको बेचिए और वहाँ से पैसा लाइए, और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो फिर सेकंड क्लेम जो है उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि अगर इन बैंक्स के पास अगर कोई मान लीजिए लैंड गिरवी रखी हुई है, तो इन बैंक्स के पास ये भी है कि वो उस लैंड को खरीद भी सकते हैं। यानी किसी मेंबर ने इस बैंक से पैसा लिया है, वो पैसा नहीं दे सका और इनको वो ज़मीन बेचनी है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि किसी को बेचेंगे, ये खुद भी खरीद लेंगे, खुद खरीद कर जो भी पैसा होगा उसको कैपिटल में डाल देंगे, कैपिटल भी बढ़ गई और इनका एसेट जो है वो भी बढ़ गया है। तो ये बैंक्स जो हैं ये खुद भी जो है गिरवी रखी ज़मीन जो है उसको ख़रीद सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये खरीदी हुई ज़मीन जो है इसको आगे फिर इनको एक फ़िक्स टाइम करते हैं, ट्रस्टी जो है टाइम फ़िक्स करते हैं कि इतने टाइम में इस ज़मीन को आपने बेचना है, तो इस खरीदी हुई ज़मीन को फिर उतने टाइम में इन बैंक्स को वापस बेचना भी पड़ता है और पैसा जो है वो वापस कैपिटल में डालना पड़ता है, ठीक है। अब कहते हैं कि डिस्ट्रेन कब होगा। डिस्ट्रेन कहते हैं कि ज़ब्त, मतलब ज़ब्त कब होगी कोई चीज़, किसी ने पैसा दिया, पैसा जो है वो वापस नहीं दे रहा है, तो कब जो है आप उसकी जो गारंटी उसने दे रखी है या कोलेटरल उसने दे रखा है उसको ज़ब्त करने का हक जो है वो आपको कब मिल सकता है, ठीक है। अब कहता है कि मान लीजिए कि इंस्टॉल पेमेंट अंडर मॉर्टेज रिमेन अनपेड फॉर मोर देन 1 मंथ, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट ड्यू। तो जब भी इंस्टॉलमेंट की डेट, मान लीजिए कि आज इंस्टॉलमेंट किसी को देनी है, किसी बैंक की या इस बैंक को किसी की इंस्टॉलमेंट देनी है और 1 महीने के पीरियड की अगर उसमें देरी हो जाती है, तो बस उसके बाद ही जो है कमेटी जो है वो रजिस्ट्रार को कहेगी कि भैया इस बंदे ने हमारे पैसे नहीं दिए, और रजिस्ट्रार जो है वो क्या करेगा, इनको फिर ऑर्डर दे देगा कि भैया या तो आप इनकी एसेट बेच दीजिए या फिर एसेट का एक कोई हिस्सा बेच दीजिए जहाँ से आपके पैसे पूरे हो रहे हैं, ठीक है। एसेट का हिस्सा मान लीजिए कि किसी ने ज़मीन जो है वो गिरवी रख ली है और थोड़ा ही पैसा अगर इंस्टॉलमेंट के तौर पर चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है कि वो ज़मीन बेचनी है। अगर उस ज़मीन पर कोई स्टैंडिंग क्रॉप है, यानी कोई क्रॉप लगी है, तो ये जिसने भी ज़मीन गिरवी रखाई है, जिसने पैसा दे रखा है, वो ज़रूरी नहीं उस ज़मीन को बेचेगा, वो उस क्रॉप को बेचकर भी अपने पैसे ले सकता है। तो चाहे आप पूरी ज़मीन बेच दीजिए या फिर उसका कोई हिस्सा बेच दीजिए, जितना भी आपको पैसा ज़रूरत होगा। तो 1 महीने की भी डिले होगी तो उसके बाद आपकी जो भी कोलैटरल होगा उसको ज़ब्त करने का हक जो है उनको रहता है, ठीक है। और कहता है कि मान लीजिए जब इंस्टॉलमेंट ड्यू है और उसके 12 महीने तक कोई भी एक्शन नहीं ले रहे, कोई भी ज़मीन को सीज़ करने का कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है या कोई कंप्लेन नहीं जा रही है, तो 12 महीने तक आप उसको सीज़ कर सकते हैं। लेकिन 12 महीने तक अगर आपने सीज़ नहीं किया तो उसके बाद आपका कोई भी क्लेम नहीं रहता इस ज़मीन को या किसी भी एसेट को ज़ब्त करने का, जो कि कोलेटरल के तौर पर किसी ने रखा रहता है, ठीक है। तो 12 महीने से पहले पहले ज़ब्त कर लीजिए भैया, वरना 12 महीने के बाद फिर आप ज़ब्त नहीं कर सकते किसी भी कोलेटरल को, ठीक है। तो ये था चैप्टर 11 के रिलेटेड। चैप्टर 10 जो है वो हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर है, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है एंड इसका काफ़ी सिमिलरिटी जो है इस बैंक के रिलेटेड भी है। आइए देखते हैं जो मेन पॉइंट है इसके।
देखिए, हाउसिंग सोसाइटी के बारे में हमें पता था, जो भी अपने मेंबर्स को सस्ता घर बना कर देती हैं या सस्ता घर बनाने में मदद करती हैं या उन्हें लोन देती हैं सस्ता घर बनाने में, तो उन्हें हम कहते हैं हाउसिंग सोसाइटीज़। ठीक है, इनको भी सेम एग्रीकल्चर बैंक की तरह डिबेंचर इशू करने का हक रहता है, और ये डिबेंचर जो हैं ये इशू करते हैं अपनी लैंड या कोई भी एसेट जो इन्होंने होल्ड कर रखी है उसकी सिक्योरिटी पर जो है ये एसेट देते हैं। लेकिन इनके डिबेंचर का टाइम पीरियड जो है वो 25 ईयर रहता है। ठीक है, तो बैंक्स जो रूरल बैंक था जो हमने ऊपर देखा था, स्टेट एग्रीकल्चर एंड रूरल बैंक, वो 20 साल तक की डिबेंचर इशू कर सकता था। लेकिन ये जो हैं वो 25 साल की डिबेंचर इशू कर सकते हैं, और 25 साल के अंदर जो है मेंबर इनसे ये वापस अमाउंट मांग नहीं सकते। लेकिन अगर ये चाहें तो ये डिबेंचर जो है वापस ले सकते हैं 3 मंथ का उनको नोटिस देके, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद ट्रस्टी अगेन गवर्नमेंट को अगर लगता है या रजिस्ट्रार को लगता है कि इन हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए कोई ट्रस्टी बिठाना है तो वो भी इस ट्रस्टी को अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है गवर्नमेंट जो है इनके डिबेंचर्स वगैरह की गारंटी देती है एंड सेम, लेकिन इसमें भी यही कंडीशन है कि अगर चाहे गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट गैजेट में 14 दिन के नोटिस के बाद जो है किसी भी स्टेट के न्यूज़पेपर में पब्लिश करके जो है अपनी गारंटी जो दे रखते हैं उसको हटा सकते हैं या अमाउंट कम कर सकते हैं या जो भी है। ठीक है, और 6 महीने के बाद जो है वो ऑर्डर जो है वो एप्लीकेबल जो है वो दिखेगा आपको, जैसा कि हमने बैंक्स के केस में पढ़ा। एक जो हाँ यहाँ पर अलग है कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो इन हाउसिंग बैंक्स के लिए एक फ़ंड बना सकती है जिसे कहेंगे गारंटी फ़ंड। और ये गारंटी फ़ंड कब यूज़ होगा कि मान लीजिए कि हाउसिंग सोसाइटी ने किसी को पैसा दे रखा है, कोई लोन किसी को दे रखा था घर बनाने वगैरह के लिए, और किसी सर्कमस्टांसिस की वजह से वो लोन रिकवर नहीं हो सका, तो इन हाउसिंग सोसाइटीज़ को नुकसान ना हो इसकी वजह से फिर गवर्नमेंट जो है ये फ़ंड बनाएगी, और इस फंड में से जो है ये लोन का जितना भी अमाउंट इन्होंने उसको दे रखा होगा वो हाउसिंग सोसाइटी को दिया जाएगा, ताकि उनकी फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर चलती रहे। ठीक है, तो गारंटी फंड जो है इनके लिए बनाया जाएगा। उसके बाद हाउसिंग सोसाइटीज़ को लोन लेने का जो है वो पावर दिया गया। लोन जो है ये LIC से, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी से, कमर्शियल बैंक से, लाइफ इंश्योरेंस, नेशनल हाउसिंग बैंक या इवन वर्ल्ड बैंक जो है, यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से भी जो है ये लोन लेने का इनको हक जो है वो दिया गया, और नेशनल इंस्टीट्यूट से भी लोन लेने का हक जो है हाउसिंग सोसाइटीज़ को दिया गया। ठीक है, इसके अलावा जो है ये डिपॉजिट्स जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं, अपने मेंबर से डिपॉजिट ले सकते हैं, या इनके जो नॉमिनल मेंबर हैं उनसे डिपॉजिट ले सकते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट जो है इनसे भी डिपॉजिट ले सकते हैं। तो कैपिटल का सोर्स जो है हाउसिंग सोसाइटी का वो काफ़ी बड़ा रहता है, एक्सपेंडेड रहता है। ठीक है, उसके बाद है इनकी डिस्ट्रेन कब रहेगी, ज़मान यानी कोई भी इन्होंने लोन दे रखा है और उसकी गारंटी इनको दे रखी थी, कोई कोलेटरल किसी ने दे रखा था, तो वो कब जो है वो ज़ब्त करने का हक रहता है। सेम जैसा पिछले पढ़ा कि अगर 1 महीने तक जो भी ड्यू इंस्टॉलमेंट थी उसके 1 महीने तक किसी ने इंस्टॉलमेंट नहीं दी है, तो उसके बाद जो है ये रजिस्ट्रार को एक एप्लीकेशन देंगे कि इस मेंबर ने जो है हमारी इंस्टॉलमेंट 1 महीने से नहीं दी है, और रजिस्ट्रार जो है फिर एक ऑर्डर निकालेगा, और उस ऑर्डर के तहत जो है वो ज़मीन जो है वो बेच सकते हैं, उस ज़मीन को ज़ब्त कर सकती है ये सोसाइटी। ठीक है, ठीक है, रजिस्ट्रार जो है, जब रजिस्ट्रार को ऑर्डर मिला, रजिस्ट्रार उसके बाद इंक्वायरी करेगा, और इंक्वायरी के बाद अगर उसको लगता है कि सच में इसने जो है इंस्टॉलमेंट नहीं दी है, तो वो एक सर्टिफिकेट इशू करेगा इन हाउसिंग सोसाइटीज़ को कि भाई आप जो हैं अपना पैसा जो है रिकवर अप कर सकते हैं, जैसा भी आपको अपना तरीका लगे। ठीक है, ओके, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं कि RR स्टेटेड बाय रजिस्ट्रार इफ़ नॉट पेड विद इन 15 डेज ऑफ कम्युनिकेशन शैल ऑर्डर शैल बी रिकवरेबल अंडर द सेक्शन 126 ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, तो जब ये ऑर्डर जो है रजिस्ट्रार की तरफ से पास किया जाएगा तो 15 दिन का नोटिस ज़रूर दिया जाएगा, उस जो भी डिफ़ॉल्टर रहेगा उसको 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा कि 15 दिन के अंदर आप सोसाइटी से कम्युनिकेट कीजिए, आप उनको पैसे वगैरह दीजिए। तो 15 दिन के अंदर आप पैसे देंगे तो बच जाएंगे, और 15 दिन के तक भी अगर कोई एक्शन जो है डिफ़ॉल्टर की तरफ से नहीं आता है, तो फिर भैया आप जो है सोसाइटी को ऑर्डर करेगा रजिस्ट्रार कि आप बेचिए इनकी प्रॉपर्टी, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अब है डिस्ट्रेन जो है वो अफेक्टेड कब होगी, यानी ये ज़मानत कब, बेचने का हक जो है वो कब मिल जाएगा। तो कहता है कि डिस्ट्रेनर भी, सबसे पहले तो जो बंदा पैसे नहीं दे रहा है, डिस्ट्रेनर जो है उसको एक नोटिस दिया जाएगा। ठीक है, उसको एक रिटन नोटिस दिया जाएगा, और उसको कहा जाएगा कि भैया जो भी अमाउंट आपका डिफ़ॉल्ट आपने किया है वो आप भर दीजिए, आपके पास एक मौका हम दे रहे हैं। ठीक है,
और उसके बाद मान लीजिए कि 15 उस नोटिस के 15 दिन तक डिफ़ॉल्टर जो है वो पैसा नहीं दे रहा है इनको, फिर भी अब जो है पे इनको अमाउंट नहीं कर रहा है, तो डिस्ट्रेनर जो है यानी ये रजिस्ट्रार जो है वो कहेगा कि इस बंदे की जो प्रॉपर्टी है आप इसकी ऑक्शन कर दीजिए, इसकी प्रॉपर्टी जो है उसको बेच दीजिए, और जो भी पैसा आएगा फ्रॉम द प्रोसीड ऑफ द सेल, जो भी पैसा आएगा उसमें से आपको, यानी 100 रुपये आया तो उसमें से 5 पैसे जो हैं यानी 5% जो है आप उसमें से जो है कॉस्ट ऑफ इस सेल, यानी जो ऑक्शन लगेगी उसके ऊपर भी खर्चा आएगा, तो जितना भी पैसा आएगा उसमें से 5% जो है आप सेल और एक्सपेंस के तौर पर जो ऑक्शन लगाएंगे उनको दीजिए, और बाकी जो 95% पैसा बचेगा उसको जो है आप रियलाइज़ कीजिए और उसको आप बांट दीजिए जो जो भी क्रेडिटर रहेंगे उस सोसाइटी के, जिनको उस सोसाइटी से पैसा लेना रहेगा, सॉरी जो हाँ जो सोसाइटी से जिसको सोसाइटी ने जिससे पैसा लेना है आप उसको दे दीजिए, और अगर उसके बाद भी अगर कोई पैसा बच जाता है तो उसे फिर आप क्या कीजिए, उस वापस उस इंसान को दे दीजिए जिसकी प्रॉपर्टी जो है वो अपने ऑक्शन करके ये पैसा कमाया है। ठीक है, तो 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा, 15 दिन में भी अगर वो डिफ़ॉल्टर पैसे नहीं दे रहा है तो फिर उसकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन करने का हक जो है सोसाइटी को मिल जाएगा रजिस्ट्रार की तरफ से। ओके, उसके बाद इस सेक्शन का आखिरी पॉइंट जो है वो है कि मान लीजिए कि ऑक्शन हो रहा है, उस ऑक्शन में जो है जो हाउसिंग सोसाइटी के ऑफिसर्स वगैरह रहते हैं, चाहे वो डायरेक्टर हो, सेक्रेटरी हो या दूसरे ऑफिसर्स, वो उस ऑक्शन में उस प्रॉपर्टी को खरीद नहीं सकते। ठीक है, नो सेल ऑफिसर और अदर पर्सन हैविंग एनी ड्यूटी परफॉर्म इन कनेक्शन विद सच सेल ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिड फॉर द एक्वायर टू अटेम्प्ट टू एक्वायर एनी इंटरेस्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी। तो जो भी ऑफिसर्स उस प्रॉपर्टी की ऑक्शन करवा रहे हैं वो खुद उस प्रॉपर्टी को जो है वो ख़रीद नहीं सकते, बाकी जो उस ऑक्शन में आए होंगे लोग वो उसको खरीदेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रार अगर बैठा है ऑक्शन में तो वो बिड लगाना शुरू हो जाएगा कि भाई 50 लाख 60 लाख। तो जो भी ऑफिसर ड्यूटी पर रहेंगे इस ऑक्शन में वो खुद से जो है इसको इस प्रॉपर्टी को ख़रीद नहीं सकते, बाकी ही लोगों को जो है वो उस प्रॉपर्टी को ख़रीदना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था चैप्टर 12 में। अब चैप्टर 13 जो है वो हम पढ़ेंगे, इसमें है एग्जीक्यूशन ऑफ अवार्ड, डिक्री और ऑर्डर डिसीजन। ठीक है, ये जो है वर्डिक्ट जो सुनाई जाती हैं किसी भी डिस्प्यूट के रिलेटेड वर्डिक्ट है या कोई डिफ़ॉल्ट के रिलेटेड वर्डिक्ट है, वो सारे जो हैं इसमें आ जाते हैं। अवार्ड, डिक्री, ऑर्डर, डिसीजन सब जो हैं एक किस्म की वर्डिक्ट हैं जो कि ये सुनाई जाती हैं, रजिस्ट्रार के द्वारा सुनाई जाएँ या ट्राइब्यूनल के द्वारा सुनाई जाएँ या फिर किसी भी दूसरे ऑफिसर के द्वारा सुनाई जाएँ। ठीक है, तो क्या है तो इसमें सबसे पहले तो है चार्जेस कैसे प्रूव होंगे। तो कहता है कि जब भी कोई चार्जेस किसी के ऊपर लगते हैं तो रजिस्ट्रार जो है सबसे पहले तो भैया क्या करेगा कि 7 डेज़ का नोटिस देगा उस इंसान को। ठीक है, 7 दिन का नोटिस देगा कि भैया आपके ख़िलाफ़ ये चार्जेस हैं, आइए बताइए चार्जेस सही हैं या नहीं है, आपके जो भी आप इनको बोलना होगा उसको सुना जाएगा। और 7 दिन के बाद अगर कोई जो है वो नहीं दे पाता, कंसल्ट ही नहीं करेगा, वो फिर भी डिफ़ॉल्ट करता रहता है या फिर वो अच्छे रीज़न्स नहीं दे पाए अपनी बैकिंग के लिए, तो उसके बाद जो है रजिस्ट्रार जो है वो एक एप्लीकेशन करेगा और ऑर्डर करेगा कि भैया इसकी जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है उसको बेच दीजिए। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए रजिस्ट्रार ने जो है इसको प्रॉपर्टी बेचने का ऑर्डर दे दिया किसी भी डिफ़ॉल्टर की, तो उसके बाद वो लिक्विडेटर अपॉइंट किया कर जाएगा। ठीक है, एवरी ऑर्डर मेड बाय लिक्विडेटर। ठीक है, तो जो भी ऑर्डर रहेगा उसको उसके बाद लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा, चाहे वो ऑर्डर ट्राइब्यूनल का रहे या गवर्नमेंट का रहे या रजिस्ट्रार का रहे, उस ऑर्डर के ऊपर उसके साइन भी होंगे और उस ऑर्डर की वैलिडिटी जो है वो सिविल कोर्ट जो रहेगा उसके ऑर्डर के बराबर की रहेगी। ठीक है, उसके बाद जैसे ये ऑर्डर होगा उसके बाद जो है उस प्रॉपर्टी उस डिफ़ॉल्टर जो भी रहेगा उसकी प्रॉपर्टी वगैरह जो रहेगी वो उसको अटैच कर लिया जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी वगैरह को सीज़ कर दिया जाएगा और उस प्रॉपर्टी जो है उसको सीज़ करने का जो ऑर्डर रहेगा उस ऑर्डर की जो इम्पैक्टनेस वो भी सिविल कोर्ट के किसी ऑर्डर के बराबर जो है मानी जाएगी। ओके, उसके बाद रजिस्ट्रार जो है वो कोई भी इंसान जो है वो अपॉइंट कर सकता है खुद भी या अपनी जगह कोई लिक्विडेटर वगैरह अपॉइंट करेगा कि आप जो है प्रॉपर्टी को सेल कीजिए और अमाउंट जो है जिस तरह से रिकवर करना है आपको रिकवर कर दीजिए। ठीक है,
तो इसमें कुछ खास नहीं है। अब चैप्टर 15 और 16 में कुछ खास नहीं है इतना, लेकिन फिर भी चैप्टर 14 में कहता है कि अपील, रिवीजन या रिव्यू है, ठीक है। यानी कोई भी ऑर्डर अगर रजिस्ट्रार या किसी भी ऑफिसर ने दिया है किसी के खिलाफ ही, और अगर उसको लग रहा है कि ये ऑर्डर सही नहीं है, तो वो एक एप्लीकेशन ज़रूर दे सकता है रजिस्ट्रार को कि अपना ऑर्डर आप जो है रिव्यू कीजिए, या किसी भी ऑफिसर को जो है वो रिव्यू का एक एप्लीकेशन दे सकता है। और अगर उनको लगेगा कि रिव्यू करना चाहिए इस ऑर्डर को, तो वो रिव्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अपील जो है ट्राइब्यूनल एंड अदर, किसका ऑर्डर पास होगा और उसकी अपील किसको करनी है। तो कहती है मान लीजिए कि किसी डिप्यूटी रजिस्ट्रार ने कोई ऑर्डर सुनाया है और उसकी अपील करनी है, उस ऑर्डर को अगर नहीं सही लग रहा है किसी को और उसके अगेंस्ट अपील करनी है, तो वो डिप्यूटी रजिस्ट्रार का जो ऑर्डर रहेगा उसकी अपील जो है वो जॉइंट रजिस्ट्रार के पास रहेगी। और मान लीजिए डिप्यूटी रजिस्ट्रार का कोई ऑर्डर है, उसकी अपील जो है वो एडिशनल रजिस्ट्रार के पास भी जो है वो आप कर सकते हैं। और अगर इवन एडिशनल रजिस्ट्रार ने जो है कोई वर्डिक्ट सुनाई है, तो उसकी अपील जो है वो आप रजिस्ट्रार के पास करेंगे। और अगर रजिस्ट्रार ने कोई वर्डिक्ट सुनाई है, उसकी अपील जो है वो आप फिर ट्राइब्यूनल के पास ही करेंगे, ठीक है। और मान लीजिए कहता है कि आपने अपील किया, आपने रजिस्ट्रार की अपील जो है ट्राइब्यूनल पर कर दी, और ओरिजिनल ऑर्डर ही वापस ट्राइब्यूनल ने, यानी जो रजिस्ट्रार ने ऑर्डर दिया था वही ऑर्डर जो है वो ट्राइब्यूनल ने ही दिया, तो फिर उसके बाद जो आप दूसरी अपील फिर किसी के पास नहीं कर सकते, ठीक है। मान लीजिए डिप्यूटी रजिस्ट्रार ने एक ऑर्डर सुनाया था, इसको 6 महीने की जेल होनी चाहिए, उसके बाद आपने अपील की एडिशनल रजिस्ट्रार को, ठीक है। और एडिशनल रजिस्ट्रार ने भी सेम का ऑर्डर दिया कि 6 महीने की ही इसको जेल होनी चाहिए। तो बस सेम अगर ऑर्डर रहेगा, पहली वर्डिक्ट जैसे ही दूसरी वर्डिक्ट रहेगी, तो उसके बाद आप ये नहीं कि एडिशनल के बाद आप रजिस्ट्रार के पास जाएंगे फिर ट्राइब्यूनल के पास जाएंगे, तो वो प्रोसेस नहीं है। हाँ, अगर दूसरे का ऑर्डर जो है बिल्कुल अलग आता है पहले से, फिर आप जो है फर्दर जो है आगे कैरी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल ऑर्डर अगर पहली अपील की तरह ही रहेगा, तो नो फर्दर अपील शैल लाई अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट अपील, ठीक है। उसके बाद अपील कितने दिनों में होनी चाहिए। देखिए, अगर जॉइंट रजिस्ट्रार के पास अगर आपको अपील देनी है, तो भैया जो भी डिसीजन इसका रहेगा उसके 60 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपको अपील करनी है। और अगर एडिशनल रजिस्ट्रार या ट्राइब्यूनल का कोई डिसीजन है या रजिस्ट्रार का कोई डिसीजन है, इसके खिलाफ अपील करनी है, तो उस ऑर्डर के 90 दिन के अंदर अंदर आपको अपील करनी है। इससे आगे का टाइम अगर ज़्यादा गुजर जाता है, उसके बाद अपील आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो लेह और करगिल में ये ज़रूर कहा गया है कि ये जो अपील का टाइम है ये डबल होगा, यानी यहाँ पर 60 दिन है, वहाँ पर 120 दिन का टाइम होगा, जहाँ पर 90 है वहाँ पर 180 दिन का पीरियड रहेगा, ठीक है। अब रिवीजन की बात कीजिए कि ये तो हो गया कि आप अपील कर रहे हैं, ठीक है, कोई ऑर्डर पसंद नहीं आया, आप किसी और को उसके अगेंस्ट अपील कर रहे हैं। लेकिन एक होता है रिवीजन की, आपने रजिस्ट्रार के ऑर्डर को, रजिस्ट्रार ने ऑर्डर दिया और आपने फिर रजिस्ट्रार को ही जो है अपना एक एप्लीकेशन दी है कि प्लीज़ अपना ऑर्डर जो है वो रिव्यू कीजिए। तो उस केस में क्या रहेगा। उसके बाद रिवीजन की बात आती है, तो एक तो है कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से अगर उसको लग रहा है, गवर्नमेंट को खुद या ट्राइब्यूनल को खुद लग रहा है कि भैया हमारा जो भी हमने ऑर्डर पास किया था, अगर वो उस ओपिनियन में कि वो ऑर्डर कहीं ना कहीं गलत हो गया है, तो वो उसको रिव्यू करने का यानी उसको रिवाइज़ करने का जो है वो सोच सकते हैं। लेकिन वो रिवीजन का ऑर्डर पास करने से पहले जो भी लोग उस रिवीजन के ऑर्डर से अगर कोई लोग हैं अफेक्टेड होने वाले हैं, उनको जो है उनकी बात सुनने के बाद, उनको एक नोटिस देने के बाद ही जो है रिव्यू का ऑर्डर जो है गवर्नमेंट दे सकती है। और दूसरा है कि एक तो है गवर्नमेंट ने खुद अपनी तरफ से किया, दूसरा है कि मान लीजिए कि डिप्यूटी रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, ट्राइब्यूनल या दूसरे रजिस्ट्रार, इनको एप्लीकेंट जो है वो एप्लीकेशन देता है और रिक्वेस्ट करता है कि जो भी ऑर्डर आपने दिया है वो कहीं ना कहीं तो उसमें कुछ खामी है, तो प्लीज़ आप इसको रिव्यू कीजिए। तो उस केस में जो है अगर इनको अच्छा लगता है, तो भी जो है अपने इस ऑर्डर को रिव्यू करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन इस केस में भी जो है पहले नोटिस दिया जाएगा, जो भी लोग इस रिव्यू ऑर्डर से अफेक्टेड होने वाले हैं उनको एक नोटिस दिया जाएगा और उनकी बात सुनी जाएगी, उसके बाद जो है रिव्यू का ऑर्डर पास होगा, ठीक है। और लेकिन कहता है कि जब भी ये ऑर्डर पास हुआ, तो रिव्यू की एप्लीकेशन अगर कोई एप्लीकेंट डालना चाहता है, तो उसको इस ऑर्डर के 30 डेज़ के अंदर, यानी कोई भी ऑर्डर अगर जॉइंट रजिस्ट्रार, डिप्यूटी रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार ने दिया और उसके खिलाफ किसी को एप्लीकेशन देनी है कि रिव्यू कीजिए, तो उस ऑर्डर के 30 दिन के अंदर अंदर जो है उसको रिव्यू की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। 30 दिन से ज़्यादा हो गए तो उसके बाद वो रिव्यू की एप्लीकेशन नहीं दे सकता। और उसके बाद कह लीजिए कि मान लीजिए कि कहता है कि रिज़र्व बैंक के ऑर्डर के अंदर किसी चीज़ की रिज़र्व बैंक के ऑर्डर के बाद किसी
कोई ऑर्डर जो है उसकी वर्डिक्ट वगैरह रिलीज़ हुई है, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक्स के रिलेटेड हो, चाहे वो किसी कमेटी की सुपर सेशन के रिलेटेड हो, अगर रिज़र्व बैंक के नोटिस के बाद जो है वो वर्डिक्ट आई है तो उस केस में आप कोई अपील वगैरह नहीं कर सकते। तो रजिस्ट्रार वगैरह ने अगर कोई फ़ैसला दे रखा है अपनी मर्ज़ी से, उसके ख़िलाफ़ आप अपील कर सकते हैं, उसके ख़िलाफ़ आप रिव्यू ऑर्डर जो है रिव्यू एप्लीकेशन डाल सकते हैं। लेकिन रिज़र्व बैंक ने अगर कोई डिसीज़न, रिज़र्व बैंक के कहने पर अगर रजिस्ट्रार वगैरह ने कोई डिसीज़न दे रखा है तो उसके ख़िलाफ़ जो है फिर कोई ना आप अपील कर सकते हैं, ना ही कोई रिवीजन ऑर्डर जो है वो या रिवीजन एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो रिज़र्व बैंक ने अगर के कहने पर कुछ हुआ है तो वो फाइनल रहेगा, उसकी रिव्यू नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद चैप्टर 15 कहता है कि क्या क्या क्राइम रहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, ऑफेंसेस क्या रहते हैं, उनकी पेनल्टीज़ क्या रहती है। ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, बहुत छोटा सेक्शन है, ये जल्दी में देखते हैं इसको। तो सबसे पहले तो ऑफेंसेस क्या रहेंगे कि मान लीजिए कोई भी इंसान है जो कि कोऑपरेटिव के साथ डील नहीं करता, लेकिन फिर भी वो कोऑपरेटिव वर्ड का इस्तेमाल करके अपना बिज़नेस कोई चला रहा है, तो वो एक ऑफेंस है और उसकी पनिशमेंट जो है वो लगभग 200 रुपीज़ के फ़ाइन की पनिशमेंट जो है उस इंसान के लिए रहेगी। ओके। या फिर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो ऑफिसर है वो कोई फॉल्स रिटर्न जो है वो पेश कर रहा है, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन गलत दी जा रही है किसी की वजह से, या फिर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से समन इशू किया गया है, उस समन को डिसओबे किया जा रहा है, तो वो भी एक ऑफेंस माना जाएगा और उसकी सज़ा भी जो है 200 रुपीज़ रहेगी। ठीक है। उसके बाद कोई एम्प्लॉयर है अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसने कोऑपरेटिव सोसाइटी से कुछ पैसे निकाले थे और 14 दिन के अंदर अंदर जो है वो उसने वापस पैसे उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को नहीं दिए, तो वो भी जो है वो एक ऑफेंस किया माना जाएगा और उसका जो रहेगा सज़ा वो लगभग 500 रुपीज़ रहेगी। ठीक है। तो ये मैटर्स जो हैं, जो ऑफेंसेस के मैटर हैं, ये कोर्ट तक भी लिए जा सकते हैं। ठीक है। अगर कोर्ट चाहे तो यहाँ पर, लेकिन कोर्ट में जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से नीचे के जो वकील रहेंगे, ये नीचे के जो जज रहेंगे, वो इस मैटर्स को नहीं दे सकते। जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या इसके ऊपर के जो जजेस रहेंगे वो इन ऑफेंसेस के केस को देख सकते हैं। लेकिन ये ऑफेंसेस के केस सिविल कोर्ट तक कब जाएंगे, जब रजिस्ट्रार जो है वो सैंक्शन करेगा। रजिस्ट्रार को अगर लगता है कि ये मैटर कोर्ट तक जाना चाहिए, तो रजिस्ट्रार जो है सबसे पहले तो भैया जिसके खिलाफ ये केस है उसको एक नोटिस इशू करेगा और उसकी बात सुनने का पूरा मौका आएगा, उसकी बात सुनेगा और अगर लगता है कि ठीक है ये मसला अपने अपने लेवल पे हल हो जाएगा तो ठीक है। अगर उसको लगता है कि ये मसला केस तक कोर्ट तक जाना चाहिए तो फिर जो है वो कोर्ट को जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास एक मैटर रेफ़र करेगा। तो इस केस में भी जो है रजिस्ट्रार जो है उसकी लगभग डिस्क्रिशनरी पावर रहती है। ठीक है। उसके बाद आखिरी चैप्टर है चैप्टर 16 मिसलेनियस है, इसमें कुछ खास नहीं है, थोड़ी बहुत चीज़ें आइए देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कि एड्रेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई भी रहेगी तो उसका एक प्रॉपर एड्रेस रहेगा जो कि रजिस्ट्रेशन एड्रेस में जो है रजिस्ट्रार रजिस्टर करेगा। और अगर कोई चेंज करने की बात इसको हो रही है तो 30 डेज़ के अंदर जब ये चेंज लाया जाएगा इसके एड्रेस में, तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर जो है रजिस्ट्रार को नया एड्रेस जो है उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद है कि कोई भी पर्सन जो है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ डील नहीं करता और कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ कोऑपरेटिव वर्ड का इस्तेमाल करके कोई बिज़नेस कर रहा है तो ये गैर कानूनी चीज़ मानी जाएगी, ऐसा वो नहीं कर सकता। ठीक है। उसके बाद तीसरा है कि ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, शायद आपको एमसीक्यूज़ में देखने को मिले कि कौन सा एक्ट जो है अप्लाई नहीं होता, तो कंपनीज़ एक्ट जो है 1956 का, उसके प्रोविजंस जो हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है। तो कंपनीज़ एक्ट के अंदर जितने भी रूल्स रेगुलेशन है वो कोऑपरेटिव्स के ऊपर जो है वो नहीं लागू होंगे। ठीक है। उसके बाद है इंडेमनिटी है, यानी प्रोटेक्शन है एक किस्म की। उसमें ये है कि रजिस्ट्रार हो या फिर कोई भी इंसान जो कि रजिस्ट्रार ने अपॉइंट किया है और उसने कोई भी ऑर्डर अगर सोसाइटी के अच्छे की भले के लिए कोई भी ऑर्डर अगर पास किया तो उसके खिलाफ कोई भी लीगल केस जो है वो नहीं किया जा सकता। तो ये एक प्रोटेक्शन है जो कि रजिस्ट्रार को और दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऑफिसर्स को मिलती है कि जो भी डिसीजन उनका रहता है वो फाइनल रहता है, उसके खिलाफ कोई एक्शन कोई कोर्ट जो है उसके खिलाफ नहीं बोल सकता। ठीक है। उसके बाद जो भी डिसीज़न रहता है, चाहे वो गवर्नमेंट का रहे, ट्राइब्यूनल का रहे, रजिस्ट्रार का, आर्बिट्रेटर का, लिक्विडेटर का, इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मामले में उसकी जो पावर रहती है वो एक सिविल कोर्ट की वर्डिक्ट के बराबर रहती है। ठीक है। शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट। ठीक है। किस किस मामले में रह सकती है, चाहे वो किसी को समन करें तो सिविल कोर्ट के बराबर का इम्पैक्ट रहेगा, मानना ही पड़ेगा।
उसके बाद कोई भी डॉक्यूमेंट अगर किसी से मांग रही है, कोई रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी से कोई डॉक्यूमेंट मांग रही है, तो सिविल कोर्ट के बराबर का उसका इम्पैक्ट रहना चाहिए, यानी मानना पड़ेगी वो चीज़, ठीक है। या फिर कोई भी विटनेस वगैरह के लिए बुला रही है तो सिविल कोर्ट के बराबर की पावर रहती है इन जो भी वर्डिक्ट देंगे, चाहे वो रजिस्ट्रार दे, चाहे वो ट्राइब्यूनल दे या फिर गवर्नमेंट दे, ठीक है। उसके बाद है कोर्ट जो हैं वो बिल्कुल इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मैटर में कोई भी कोर्ट या फिर रेवेन्यू ऑफिसर हो या रेवेन्यू कोर्ट हो, उसकी कोई भी ज्यूरिसडिक्शन जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मैटर पर नहीं रहती। चाहे वो रजिस्ट्रेशन का फ़ैसला हो, चाहे वो कमेटी को डाइज़ोल्यूट करने का या उसको सुपरसीड करने का फ़ैसला हो, चाहे वो गवर्नमेंट ने कोई आर्डर दिया हो कि सोसाइटीज़ को ये चीज़ फॉलो करनी है, कोई डिस्प्यूट सेटलमेंट रजिस्ट्रार ने की है या फिर रजिस्ट्रार ने वाइंडिंग अप के लिए ऑर्डर दिया है, तो जो भी ऑर्डर देंगे वो फाइनल रहेगा, उसके ऊपर कोई भी कोर्ट जो है वो एक्शन नहीं ले सकता। एक हमने पढ़ा कि ऑफेंसेस या पेनल्टीज़ की जब बात आती है तो तब रजिस्ट्रार चाहे तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास जो उस केस को रेफ़र कर सकता है, अदरवाइज़ कोर्ट का कोई भी कोर्ट अगर सुओ मोटो चाहे तो वो इंटरफेयर नहीं करेगा इसमें, ठीक है। ठीक है, कोई भी ऑर्डर जो है इनका वो उसको चैलेंज जो है कोर्ट में नहीं किया जा सकता, ठीक है। पावर जो है इनको रूल्स बनाने की पावर जो है सोसाइटीज़ की वो किसके पास रहेगी, तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के पास रहेगी। अपने जो एपेक्स सोसाइटीज़ हैं उसकी स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगी, जो फेडरल सोसाइटीज़ हैं, सेंट्रल सोसाइटीज़ हैं, उनकी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी, ठीक है। तो यही है, इसके नीचे कुछ आपके पास है नहीं। लास्ट में जो लास्ट सेक्शन है 177 सेक्शन जो है इसकी, वो कहती है कि इस एक्ट के आने के बाद जो जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1960 था वो अब रिपील होता है और उसके प्रोविज़न ख़त्म होंगे और अब इस एक्ट के प्रोविज़न जो है यानी 1989 के प्रोविज़न जो हैं वो जम्मू कश्मीर में जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके ऊपर अब लागू होंगे, ठीक है। तो यही था इसमें चैप्टर 16 जो थे उसके पूरे जो हैं, ये लास्ट सेक्शन है 177 और जितनी भी इंपॉर्टेंट सेक्शन थी उसमें हमने पढ़ी हैं। इसकी पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी और इसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो भी आपको कल तक जो है वो उसकी अलग से वीडियो मिल जाएगी। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं एंड इसके बाद क्या जो है नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो मैं आपको कम्युनिटी टैब में बता दूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।